नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग ज्योग्राफी की डे वाइज सीरीज कर रहे हैं टॉप 500 एमसीक्यू की, जो आपके आरओ या री एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही साथ में यूपी पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपको पता ही होगा, यूपी पीएससी जो आयोग है वो प्री में इतने डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लेता है, फैक्चुअल इतना डेप्थ में चला जाता है, साथ ही साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। तो दोनों का बैलेंस बना के, फैक्ट कंसेप्ट का बैलेंस बना के एमसीक्यू की सीरीज बनाई गई है, जो आपको काफी हेल्प करेगी। अब आप लोग क्या है, डेली डेली अगर अपना पढ़ते रहेंगे, जो डेली सीरीज आ रही है उसको अच्छे से फॉलो करेंगे, तो आराम से जब पेपर होगा ना, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया होगी। लेकिन आप लोग करते क्या हो, अभी आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल देख रहे हैं। पहले पिछले महीने क्या था कि पेपर पोस्टपोन होगा नहीं, उसमें खोए हुए थे। चुनाव आ जाएगा, चुनाव में खो जाओगे, फिर कोई नई चीज बन जाएगी, कोई नया दोस्त बन जाएगा आप लोगों का, उसमें ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, और फिर एग्जाम के एक हफ्ते पहले पूछोगे कैसे पढ़ना है। तो ऐसे ये सब पेपर नहीं निकलते हैं, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक इस सीरीज में 190 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे के देखते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारा कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, यहाँ कॉल करके आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। The Hijla Mela of Dumka, situated in the Santhal Pargana, is organized on the banks of which river? संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? ठीक। अब पहली चीज तो ये देखिए, यहाँ पे आपको दो तीन जानकारी मिल जाएगी इसी क्वेश्चन में। पहली चीज तो हिजला मेला की बात हो रही है, कहाँ पे होता है ये? संथल परगना में। कहाँ पे आता है ये? है आपके झारखंड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संथल परगना जो है आपका डिवीजन है, और दुमका जो है वहां पे जिला है, झारखंड में। ये मेला, जो मेला इसने आयोजित कब से होना स्टार्ट हुआ था? अंग्रेजों के समय से आयोजित होना स्टार्ट हुआ था। उस समय अंग्रेजों के जो डीएम थे इस एरिया के, उन्होंने मेला की स्टार्टिंग करवाई थी, इसलिए कि लोगों का, आप समझिए, जो संस्कृति थी वहां पे, ट्रेडिशन था, कल्चर है, इससे अंग्रेजों को ये सब चीजें पता लग सके कि क्या चीज है, ठीक। और कौन सी नदी के आपके तट पे होता है? ये होता है आपके मयूराक्षी नदी के तट पे, ठीक है। कौन सी? सी वाला करेक्ट ऑप्शन है आपका, मयूराक्षी। मयूराक्षी नदी के तट पर यह मेला आयोजित किया जाता है। अब देखिए, ये नदी निकलती कहाँ से? झारखंड से ही निकलती है, और सिर्फ दो राज्यों में बहती है। कौन कौन से? झारखंड हो गया आपका एक, और दूसरा हो गया आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक। और ये नदी अपनी बाढ़ के लिए, फ्लड्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो इतनी जानकारी जो आपको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑन विच रिवर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज लोकेटेड? किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ये है आपके ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पे सबसे बड़ा एक द्वीप बन रखा है, ठीक। अभी तक हम लोग द्वीप के बारे में बात करते, जैसे कौन सा करते थे? अंडमान निकोबार। फिर हम लोग बात कर लेते थे लक्षद्वीप द्वीप के बारे में। तो ये सब जो आइलैंड है, ये कहाँ पे? ये समुद्र में है, ठीक है। लेकिन ये नदी पे एक आइलैंड बन रखा है। कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। और इस आइलैंड का नाम क्या है? मजूली आइलैंड, ठीक है। क्या नाम है? मजूली आइलैंड, ठीक। है कहाँ पे? ये है आपके असम में पड़ता है, असम राज्य में, ध्यान रखना है। जो गिनेस वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड का आपने नाम सुना होगा, उसने मजूली को सबसे बड़े आइलैंड का एक खिताब दे रखा है। अब बात कर ही रहे ब्रह्मपुत्र के, ब्रह्मपुत्र नदी के, हम लोग थोड़ी बहुत फैक्ट भी बात कर लेते हैं, पहले भी बात कर चुके वीडियो में, रिवीजन कर लेते हैं। ये निकलती है आपके तिब्बत से, जो आपकी मानसरोवर झील है उसी के पास से निकलती है। फिर कैसे बहते हुए, तिब्बत में बहते हुए, इसका नाम है सांगपो, ठीक। जाती है, फिर इंडिया में एंटर करती है, यहाँ एकदम से टर्न ले लेती है, क्योंकि यहाँ पर एक पहाड़ है जिसका नाम है क्या? नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा। ये ध्यान रखिए, पहाड़ है, उससे टर्न ले लेती है और इंडिया में आती है। और इंडिया में यहाँ पे जब ये आती है, इसमें दो नदियां जाके मिलती हैं। एक मिलती है सिकांग, क्या नाम है? सिकांग, इसकी सहायक नदी। और एक मिलती है आपकी लोहित। एक मिलेगी सिकांग, एक मिलेगी लोहित। और फिर जो आगे नदी बनती है ना, फिर उसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इतनी बात जो है ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। फिर ब्रह्मपुत्र जो है आपकी जब बांग्लादेश जाती है, तो बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब गंगा है, गंगा की एक शाखा जो आती है, जो बांग्लादेश में एंटर करती है, उसका नाम क्या होता है? पद्मा। ये आपकी गंगा आ रही, गंगा की एक शाखा, गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है पद्मा, और एक है हुगली, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में बहती है। तो ये दोनों नदी आगे जाती हैं, और इनका जो नाम पड़ जाता है वो पड़ जाता है मेघना, ठीक है। ये पूरी कहानी जो है ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीहरिकोटा आइलैंड, या आइसलैंड नहीं है, यह है आपका आइलैंड, ठीक है, प्रिंट हो गया गलती से। श्रीहरिकोटा आइलैंड इज लोकेटेड, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित कहाँ पर है ये, ठीक। तो पहली चीज तो ये समझिए, ये है आपके आंध्र प्रदेश में आता है,
एक द्वीप है, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है आंध्र प्रदेश से, उसकी जो आपकी बाउंड्री है कोस्टल, आपकी जो बाउंड्री, उससे बहुत दूर नहीं, पास ही में आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के कौन से जिले में? तिरुपति जिले की इंपॉर्टेंस बहुत है, अभी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तिरुपति जिले में तिरुपति मंदिर का आपने नाम सुना होगा ना, वो डिस्ट्रिक्ट भी है, उसी में आपका श्रीहरिकोटा आइलैंड आता है, ठीक। और ये आपने सुना होगा, काफी फेमस है इसरो की सैटेलाइट लॉन्च के लिए भी, ठीक है। आपको अगर सैटेलाइट लॉन्च करनी है, जैसे आपने सुना होगा इसरो जो सैटेलाइट लॉन्च करता रहता है, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो उसमें दो जगह है इंडिया में, एक है आपकी श्रीहरिकोटा, ठीक। श्रीहरिकोटा जो है आपका वो ईस्टर्न साइड में पड़ गया, इधर आंध्र प्रदेश के आसपास। और दूसरी जगह है आपकी थिरुवनंतपुरम। कौन सी? थिरुवनंतपुरम, जो केरला की राजधानी है, केरला की, ठीक है। और यहाँ पे श्रीहरिकोटा में सैटेलाइट तो लॉन्च होती है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर, वो भी कहाँ पे? श्रीहरिकोटा में। और ये आता किसके पास है? ये आपके पुलिकट लेक के पास में। कौन? श्रीहरिकोटा पुलिकट झील के समीप है। तो ये जानकारी जो है ध्यान रखिएगा श्रीहरिकोटा द्वीप के। कभी भी आप लोग जैसे समझिए न्यूज देखते होंगे, जब भी आपकी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होती है ना, वो श्रीहरिकोटा से, मैक्सिमम जो है श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च होती है। कभी नाम आप लोग सुनिएगा, ठीक है। हिंदू वगैरह पढ़ लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, उसमें आपको सुनने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री इज कॉल्ड ब्रिटेन ऑफ साउथ? किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो ये बोला जाता है आपके न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। क्यों बोला जाता है? क्योंकि न्यूजीलैंड पे भी किसने शासन करा था? ब्रिटेन ने शासन करा था, जैसे इंडिया पे करा है। अब ये समझिए, अभी हम लोग जैसे सुपर पावर सुनते हैं किसको? यूएसए को सुनते हैं, रशिया को सुनते हैं। आज से अगर हम बात करें 100 साल पहले की, फिर 150 साल, 200 साल, जो इतना वो पूरा पीरियड था ना, उसमें जो सुपर पावर थी वो कौन थी? ब्रिटेन थी। ज्यादातर जो देश थे ना, जो कॉलोनी बना रखी थी, फ्रांस ने भी बना रखी थी, स्पेन ने भी, लेकिन सबसे ज्यादा तो जो कॉलोनीज थी वो किसकी थी? ब्रिटेन की थी। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो न्यूजीलैंड पे भी इन्होंने शासन करा, न्यूजीलैंड भी कॉलोनी थी। अब बोला क्यों जाता है इसको ब्रिटेन, दक्षिण का ब्रिटेन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ब्रिटेन का जो कल्चर है ना, इसमें काफी ज्यादा प्रभाव है इसका, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपकी जो पॉलिटिक्स है वो भी संसदीय प्रणाली में हो रही, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जैसा आपका ब्रिटेन में है। काफी जो चीजें हैं ना वो सेम है इनके यहाँ पे, इसीलिए इसको ब्रिटेन ऑफ साउथ बोलते हैं। राजधानी ध्यान रख लीजिएगा, न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है? वो है आपका वेलिंगटन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, आता कैसा? मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, चार आपको कंट्रीज दे दी गई होंगी, उनके कैपिटल दे दिए गए होंगे कि मैच करो, फिर आप लोग कहते हो ये तो पढ़ा ही नहीं। तो ये धीमे धीमे आप लोग को पढ़ना होता है, धीमे धीमे याद होगा। अब क्या करोगे, एक दिन पहले जब एग्जाम होगा, एक दिन पहले लेके बैठ जाओगे, जितने भी देश हैं उनके कैपिटल लेके बैठ जाओगे, कुछ नहीं याद होने वाला तब, ठीक है। याद जो है एक बार पढ़ लोगे, लेकिन एग्जाम तक याद नहीं रहेगा। याद तभी रहता है कि पहले से पढ़ते चलो, रोज रिवाइज होता जाए, जब रोज रिवाइज होता जाएगा ना, तब जो चीजें हैं याद होती है। अगले क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कौन था प्रथम व्यक्ति जो आपके साउथ पोल तक पहुंचा था? हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच दी साउथ पोल? साउथ पोल की बात हो रही है, तो ये हैं आपके एमंडसन, ठीक है। कौन? एमंडसन, एमंडसन थे। कब पहुंचे थे? 1911 में पहुंचे थे। कहाँ के थे ये? नॉर्वे के थे। अब ये साउथ पोल आपका आता कहाँ पे है? आपको पता होगा, अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो इधर है आपका नॉर्थ पोल, और इधर है आपका साउथ पोल। ये साउथ पोल पहुंचे थे, पहले व्यक्ति थे। और साउथ पोल आता कौन से आपके महाद्वीप में? ये आता है आपके एंटार्क्टिका में, ठीक है। एंटार्क्टिका में आता। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रीच एंटार्क्टिका? अंटार्कटिका पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अब अंटार्कटिका की बात हो गई इसमें, वो थे आपके रामचरण जी। कौन? रामचरण जी। ये हमारी इंडियन नेवी में एक लेफ्टिनेंट थे रामचरण जी। और अंटार्कटिका कब पहुंचे थे? 1942 में। अब बोला जा रहा है विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। कितने कॉन्टिनेंट है टोटल? टोटल कॉन्टिनेंट है आपके 7। एक सबके नाम एक बार देख लेते हैं, बड़े से छोटा देखते हैं। सबसे बड़ा जो आपका कॉन्टिनेंट है वो है आपका एशिया, फिर है आपका अफ्रीका, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आता है, चलिए लिख भी दे रहे हैं, तीसरे नंबर पे आता है आपका नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ठीक है, जहाँ पे यूएसए है, कनाडा है। फिर चौथे नंबर पे आता है आपका साउथ अमेरिका। यहाँ कौन कौन से देश हैं? जैसे ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना। इस महाद्वीप में ना जो भी देश हैं आपके, वो आपका फुटबॉल बहुत बढ़िया खेलते हैं। ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ठीक है। मेसी जो है, मेसी का नाम सुना होगा, वो कहाँ पे? अर्जेंटीना देश से। वो कौन से कॉन्टिनेंट में? साउथ अमेरिका। पांचवें नंबर पे आता है आपका एंटार्क्टिका, ठीक है। छठे नंबर पे आपका यूरोप। सातवें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक। इसमें भी बोला जाता है फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो फिफ्थ लार्जेस्ट जो है वो है आपका एंटार्क्टिका। कौन सा? एंटार्क्टिका। तो ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी स्टेट्स डज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया पास थ्रू? भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर जाता है? देखिए ये होकर जाता है टोटल 5 राज्यों से।
में बात हो रही है जो भारत की लॉन्गिट्यूड है, जो आपका देशांतर है जिससे टाइम डिसाइड होता है, इसके बारे में, देशांतर लॉन्गिट्यूड के बारे में मैंने कल ही वाली वीडियो में बात करी, जो कल वाली ज्योग्राफी की है, उसको जरूर देखिएगा। उसमें पहले दूसरे क्वेश्चन में लॉन्गिट्यूड जो है डिटेल में मैंने आपको समझाया है। अभी भी चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो मेन लॉन्गिट्यूड है ना, लॉन्गिट्यूड तो पास होते रहते हैं, जिससे हमने टाइम डिसाइड करा है वो है आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, 82 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पूर्व वाला जो आपका लॉन्गिट्यूड है, उससे यहीं से हमारा जो टाइम होगा ना पूरे देश का कैलकुलेट होगा। ये पास होता है आपके टोटल 5 राज्यों से। ठीक, कौन कौन से? पहला तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जो मिर्जापुर जिला है ना, वहीं से पास होता है लॉन्गिट्यूड, मिर्जापुर, वही कालीन भैया वाली सीरीज, गुड्डू भैया वाली। ठीक है, यूपी से। दूसरा हो गया आपका मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया आपका छत्तीसगढ़। ठीक, फिर फोर्थ नंबर पे आपका आ गया उड़ीसा, और पांचवें नंबर पे आ गया आपका आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा आंध्र प्रदेश। अब देखिए इसकी कहानी जरा समझ लीजिए। अभी जो आपका लॉन्गिट्यूड है ना, अब हमारा समझिए भारत में जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ना वो काफी ज्यादा है। अगर हम ये बीच का जो टाइम है ना, बीच का टाइम ऐसे जा रहा है, आप ये समझो। ठीक है, अब एग्जैक्ट ड्राइंग तो नहीं सही बनी होगी, कोई ऐसे जा रहा हो, कोई इस लाइन से जा रहा होगा, ऐसे ऐसे, तो वो आप मैप नहीं देखिएगा। अभी हमें कंसेप्ट समझना है। ठीक है, अब देखिए है क्या ना, अगर हम इधर की बात करें, द्वारका की बात करें, तो एकदम असम में बात करें डिब्रूगढ़ की, तो इनके बीच में जो टाइम डिफरेंस है ना वो है 1 घंटा 45 मिनट। तो आप कहोगे टाइम डिफरेंस कैसे? क्योंकि जो धरती है वो आपकी रोटेट कर रही है सन के अराउंड। कैसे? पश्चिम से आपका कैसे करती है? पूर्व की तरफ। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है ऐसे। तो ज्यादा सबसे पहले सूरज जो है कहाँ उगेगा? वो तो आपके पूर्व में उगेगा ना। अब हमने क्या करा, इसी, आप ये समझिए, कमी को हटाने के लिए कि 1 घंटा 45 मिनट का अंतर आ रहा था, वो भी जो लॉन्गिट्यूड जिससे टाइम हमने कैलकुलेट करते हैं, वो पास कहाँ से करवाया? पास कहाँ से किया? वो तो पास यहीं से हो ही रहा था, उसको हमने माना कि उससे क्या डिसाइड करेंगे? टाइम जो 20 से पास हो रहा है, लगभग 20 से पास हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी काफी देश में जो नॉर्थ ईस्ट आपके राज्य हैं और अंडमान निकोबार, वो कहते हैं कि एक और जो है टाइम जोन होना चाहिए। आजादी के पहले जब अंग्रेज रूल करे थे, तब हमारे देश में टोटल उन्होंने 3 टाइम जोन रख रखे थे। कौन से? एक तो बॉम्बे रख रखा था, दूसरा आपका मद्रास, और कलकत्ता रख रखा था। लेकिन आजादी के बाद में हमने सिर्फ एक ही टाइम जोन चुना। ठीक, चलिए अब इसको डिटेल में कभी और बात करेंगे। ठीक है, इतनी लेकिन जानकारी जो है ध्यान रखिए। तटीय सीमा की लंबाई के आरोही क्रम में सजाइए, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ कोस्टल बाउंड्रीज। तो कोस्टल स्टेट्स की बात हो रही है। टोटल हमारे देश में 9 स्टेट्स ऐसे हैं जो आपके कोस्टल हैं। ठीक है, कौन कौन से एक बार मैप से समझते हैं, तो मैप से आपको अच्छे से। पहला तो हो गया आपका गुजरात। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर हो गया आपका महाराष्ट्र, हो गया, फिर आपको छुटका सा दिखेगा इधर गोवा, फिर इधर आपको कर्नाटका दिखेगा, फिर इधर दिखेगा आपको केरला। ठीक, टोटल आपके वेस्टर्न पश्चिम कोस्टल स्टेट्स कितने हो गए? 5। फिर इधर आ गया आपका तमिलनाडु। ठीक, फिर आपको दिखेगा आंध्र प्रदेश, फिर इधर आ गया उड़ीसा, फिर जो है ये है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, टोटल 9 राज्य हैं। सबसे बड़ी बाउंड्री किसकी? सबसे बड़ी है आपकी गुजरात की। सबसे छोटी बाउंड्री है वो है आपकी गोवा की है। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिए। अब इसमें ही बोला जा रहा है कि किससे लगाई? छोटे से बड़े में लगाइए। छोटे से बड़े में अगर बात करें, एक हो गया आपका गुजरात, हो गया सबसे पहले तो। फिर हम बात करें दूसरे नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश, फिर हो गया आपका तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र आता है। ठीक है, अब ये अलग अलग जगह पे पता है, जो सेकंड वाला और जो थर्ड वाला है ना, इस पे आपका अलग अलग जगह पे अलग डेटा दे रखा है। कुछ वेबसाइट बताएंगी तमिलनाडु सेकंड में, कुछ बताएंगे आंध्र प्रदेश। अभी हम आंध्र प्रदेश सेकंड माने, क्योंकि ज्यादातर जगहों पे आंध्र प्रदेश लिखा है। तो सबसे छोटी बाउंड्री अगर देखें इनमें से, इन चारों में से, तो वो हो गई आपकी महाराष्ट्र की सेकंड वाला, फिर हो गई आपकी तमिलनाडु, फिर हो गया आपका आंध्र प्रदेश, और फिर हो गया आपका गुजरात। तो सी वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। 2011 के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? अकॉर्डिंग टू 2011, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल लिटरेसी रेट इन इंडिया? लिटरेसी रेट, साक्षरता दर की बात हो रही है। अभी होता क्या साक्षरता दर? समाज में अगर हम अपनी बात करें, जनसंख्या में कितने लोग ऐसे हैं जो लिख भी सकते हैं, ठीक है, और पढ़ भी सकते हैं। मतलब द पर्सन हु कैन रीड, मतलब किसी चीज को रीड करना, तो उसको लिख लेना। रीड और राइट दोनों चीज अगर आप कर पा रहे हो ना, लिख भी ले रहे हो और पढ़ भी ले रहे हो, किसी चीज समझ ले रहे हो, तो उसको बोला जाएगा कि आप लिटरेट हो। ठीक है, वो साक्षरता दर में आता है। अब लिटरेसी रेट या साक्षरता दर कितनी हो गई? टोटल जनसंख्या में बोला जाए, मान लो जो कि अगर हम बात करें 100 में से, बात करें 100 में से, एक एरिया की बात करें गांव में, 100 में से कितने लोग जो हैं आपके वो लिटरेट हैं, मतलब वो इस कंडीशन को क्वालिफाई करते हैं। मान लो अगर 60 लोग हैं तो 60/100, तो 100 कर देंगे, तो ये कटा, तो आपका कितना प्रतिशत आ गया? 60%। तो ऐसे निकलती साक्षरता दर। 2011 का डेटा पूछ रहा है।
कि उसमें से कितनी आपकी थी, तो उसमें थी आपकी बी वाला 74.0.4%, 74.04, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिए, 74.04%। ठीक। अब अभी 2021 में जनगणना होनी थी, वो हो नहीं पाई कोरोना की वजह से, क्योंकि 2020-21 में कोरोना था। अब उसके बाद में अभी 2024 चल रहा है, लेकिन अभी तक जनगणना नहीं हुई। अब देखते हैं भारत सरकार कब करवाती है। कौन करवाता है? भारत सरकार करवाती है। अब आप कहोगे कि हमने तो बिहार में सुना था जनगणना हुई थी। वो देखिए कास्ट सेंसस हुआ था, जातीय जनगणना, ठीक है, कौन कौन किस जाति में। जो नेशनल सेंसस होगा वो भारत सरकार का। ठीक। आगे की वीडियोस जो हैं आप लोग अच्छे से फॉलो करिएगा, बिल्कुल पूरा सिलेबस जो अच्छे से कवर हो जाएगा। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।